सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं फंक्शनल राइटिंग स्किल्स, जो कि NIOS के पूरे राइटिंग स्किल्स हैं, उन पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फंक्शनल राइटिंग स्किल्स की पूरी एक वीडियो, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैंने इसमें कवर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन ऑन फंक्शनल राइटिंग स्किल्स। तो ये NIOS 302 यानी कि क्लास 12th के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप 10th में हैं तो आपको कुछ चीज़ें इसमें हेल्पफुल लगेंगी, बट ज़्यादातर ये क्लास 12th के लिए हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं पुराना सिलेबस और नया सिलेबस। ऑल ग्रामर, जितनी भी ग्रामर थी वो सारी की सारी सेक्शन A में आती थी, सब कुछ मिक्स्ड अप था। लेकिन अब नए सिलेबस में पार्ट A अलग हो गया, पार्ट B अलग हो गया। पार्ट B में फंक्शनल राइटिंग स्किल्स आता है सेक्शन B में, और पार्ट B में भी, पार्ट A में सेक्शन D में आता है, और पार्ट B में भी सेक्शन D में ही आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन टाइप। पहले ये सब्जेक्टिव टाइप होते थे, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाता था और आपको इसका आंसर प्रोड्यूस करना होता था। लेकिन अब इस नए सिलेबस के अंतर्गत ये ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, यानी कि इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स भी लिखने होते हैं और लॉन्ग फॉर्म भी लिखना होता है, जिसमें आपके अपने खुद के व्यूज़ भी आते हैं। आपको सब्जेक्टिव भी लिखना है, ऑब्जेक्टिव भी लिखना है। पहले आता था ये 19 मार्क्स का, जिसमें 5 नंबर का लेटर होता था, 5 नंबर का पैराग्राफ होता था, 5 नंबर का समरी राइटिंग होता था। मतलब ये अनसीन पैसेज का होता था, यूजुअली अनसीन पैसेज का, और 4 नंबर का नोट मेकिंग होता था, और ये भी एक अनसीन पैसेज का होता था। तो अगर आप देखें तो मोटे मोटे तौर पर आपका जो राइटिंग था वो लेटर और पैराग्राफ तक ही लिमिटेड था। स्कोप इसका बहुत लिमिटेड था, सीमित था। लेकिन इस बार से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी डेवलप और काफ़ी एडवांस लेवल पे आ रहा है। 3 नंबर का लेटर आता है, और ये मैं सब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ। फिर आता है एक मेमो। मेमोरेंडम या मेमो आपको सिर्फ अरेंज करना होता है, आपको लिखना नहीं होता, यू जस्ट हैव टू अरेंज इट। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है मेमो और नोटिस में, और ये 2 नंबर का होता है। फिर आता है एक 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें या तो आपको आर्टिकल दे देते हैं, या फिर रिपोर्ट राइटिंग दे देते हैं, या फिर एस्से राइटिंग दे देते हैं। रिपोर्ट जो होती है आपकी ऑफिस बेस्ड होती है, यानी या तो वो टूर रिपोर्ट होगी। मैक्सिमम केसेस में मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, टूर रिपोर्ट होती है, और वो आपको लिखनी होती है। उसका सेट फॉर्मेट होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका जो फॉर्मेट है वो आपका ऑप्शन B में है। ESP फॉर ऑफिस यूज़ में टूर रिपोर्ट का फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है। फिर आती है समरी राइटिंग, जो कि अगेन एक अनसीन पैसेज की होती है, और ये भी नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। नॉन प्रिस्क्राइब मतलब अनसीन पैसेज में से आती है, 3 नंबर की होती है। तो नंबर ऑफ आइटम्स इन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं, और डिफ़िकल्टी लेवल आप कह सकते हो बढ़ा दिया है। सो इंक्रीज इन द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट इन द न्यू सिलेबस। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी है तो प्लीज़ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए। अब चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। अब जितनी भी बात मैं कवर करूँगी वो सारी की सारी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करूँगी, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, यानी शॉर्ट आंसर होते हैं। इसमें MCQ होगा। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, उसके या तो 3 ऑप्शन होंगे, या फिर कभी कभी 4 ऑप्शंस भी होते हैं। आपको उनमें से एक सही विकल्प, एक सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स आते हैं कि ये सही है या गलत है। शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको 1 लाइन में या 1 वर्ड में इसका आंसर देना होता है। अब किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस तरह के क्वेश्चन, ज़्यादातर आपको किसी चीज़ के फॉर्मेट पता है या नहीं। डू यू नो द फॉर्मेट ऑफ एनी राइटिंग टास्क और नॉट। फिर उसके क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है सबसे पहले, यूजुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया होता है, और उसके बाद वो आर्टिकल या पैराग्राफ के बेस्ड पर ये
क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन होता है इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिया, आपको चूज़ करना है। फिर आप किन पॉइंट्स को इस एस्से में या इस आर्टिकल में इलाबोरेट करोगे। फ्लो ऑफ आइडियाज़ क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ क्या होगा, किस कोड से ये सेंट्रल आइडिया ज़्यादा क्लियर होता है। तो आर्टिकल राइटिंग के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन बेस्ड है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पैराग्राफ का, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको चूज़ करना होता है। तो 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, आधे आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और ये मिक्स्ड होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं ज़्यादातर। ये लेटर का भी हो सकता है, रिपोर्ट का भी हो सकता है, एस्से का भी हो सकता है। क्या क्वेश्चन कि आप किस लेटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करोगे। आप एडिटर को लिख रहे हो या फॉर्मल लेटर लिख रहे हो या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो आपकी सैल्यूटेशन क्या होगी। यानी कि आप डियर सर मैडम करोगे या डियर सो एंड सो करोगे। क्लोजिंग कैसे करोगे, क्लोजिंग में आप क्या करते हो, कॉल टू एक्शन एक्सपेक्ट करते हो। साइन ऑफ कैसे करोगे कि इनफॉर्मल लेटर में या फॉर्मल लेटर में कैसे साइन ऑफ करोगे। रिपोर्ट राइटिंग में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो, किस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, पैसिव यूज़ करते हो, एक्टिव यूज़ करते हो। मोस्टली फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बीच का डिफरेंस होता है। एस्से राइटिंग में क्या क्या इलाबोरेट करना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग के क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं। तो ये डूज़ एंड डोंट्स तभी आप कर सकते हैं जब आप सारे टीचिंग पॉइंट्स को, सारे फॉर्मेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है एक लेटर का क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का होता है। शॉर्ट आंसर टाइप होता है, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो किस तरह की क्लोजिंग होगी। अगर किसी रिलेटिव को लेटर लिख रहे हो तो किस तरह की ओपनिंग होगी, किस तरह से आप शुरुआत करोगे, कितने पैराग्राफ्स बनाओगे और किस चीज़ का क्या रेलेवेंस है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप में होते हैं। उसमें चॉइस होती है, हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपके ये फंडे क्लियर हैं और अगर आप अच्छे से रीड कर सकते हैं तो आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। अब चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें मैं आपको एक फॉर्मेट को अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं लेटर पर। लेटर आता है 3 नंबर का। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बीच का डिफरेंस क्या है। आपको दोनों के फॉर्मेट पता होने चाहिए। फॉर्मल लेटर भी कई प्रकार के होते हैं। कंप्लेंट लेटर होता है, इंक्वायरी लेटर होता है, जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है। आप किसी चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप ना खुश हो, डिससेटिस्फैक्शन अपनी दिखा रहे हो। अगर आपने इन्फॉर्मेशन सीख करनी है किसी चीज़ की, आपको जानकारी चाहिए, तो आप इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। जॉब एप्लीकेशन मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये वाला लेटर लिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिया है। अगर आपको दोनों लेटर और सारे के सारे लेटर्स का फॉर्मेट चाहिए तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने सारा लेटर राइटिंग कवर किया हुआ है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर कवर किया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, सेंडर का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। आपको इसे 2 या 3 लाइन में लिखना होता है। फिर आप लिखते हैं डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। रिसीवर्स एड्रेस के साथ साथ आप रिसीवर की डेजिग्नेशन भी लिखते हैं। डेजिग्नेशन मतलब रिसीवर की पोस्ट क्या है। आप मैनेजर को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो, तो आप पहले उनकी पोस्ट लिखोगे, द मैनेजर। उसके बाद आपने उनका एड्रेस लिखना है कि द हिंदुस्तान टाइम्स या द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। तो और उस पोस्ट के आगे द लगाना ज़रूरी है। तो एड्रेस के साथ आपने डेजिग्नेशन भी लिखनी है। फिर आते हैं, और ये भी 2-3 लाइन में चला जाएगा। फिर आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट, पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। आप क्यों लेटर लिख रहे हो, इसको शॉर्ट लिखना है और टू द पॉइंट होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, ठीक है। फिर आप आते हैं सैल्यूटेशन पर। इससे कहते हैं सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम। अगर आपको रिसीवर का नाम नहीं पता तो आप डियर सर और मैडम लिखेंगे। अगर नाम पता है तो आप डियर मिस्टर और मिस और उनका लास्ट नेम, सर नेम लिखेंगे, ठीक है। पूरी लेटर की बॉडी को आप 3 मेन पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देंगे। इंट्रो पैराग्राफ जिसमें आप अपना पर्पस लिखेंगे, आप लेटर क्यों लिख रहे हो। तो बेसिकली आप सब्जेक्ट लाइन को इलैबोरेट करोगे, सब्जेक्ट लाइन इलैबोरेट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने सारी की सारी डिटेल्स डालनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको हल्के में नहीं लेना। इसमें अच्छे से आपको इन्वेंट करनी पड़ेंगी, आपने क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी कि आप कितना अच्छा लेटर लिख सकते हैं,
कंक्लूजन पैराग्राफ में आप क्या कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप एक्शन जल्द से जल्द लें और मेरी समस्या का समाधान। सो बेसिकली कॉल टू एक्शन, आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो क्या करें आपकी इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। क्लोजिंग सेंटेंस फिर साइन ऑफ कर देते हैं आप, यानी कि योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, और फाइनली आप सेंडर का नाम यानी अपना नाम। मोस्टली आपको क्वेश्चंस में नाम दे रखा होता है तो आप चूज़ कर लें, अगर फर्स्ट नेम दे रखा है तो आप फर्स्ट नेम लिख दें, लेकिन अगर नाम नहीं दे रखा तो आपको फुल नेम लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया लेटर। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि लेटर राइटिंग कैसे आता है NIOS में। लेट्स टेक अ लुक। तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, यू आर श्रीधर, आप श्रीधर हैं, 1/12 अरावली स्ट्रीट नासिक लें। तो ये आपका सेंडर्स एड्रेस आ गया 1.12 अरावली स्ट्रीट नासिक, ठीक। फिर आपने डेट डाल दी, ठीक है। अब आपने यू हैड ऑर्डर्ड, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यू हैड ऑर्डर्ड 10 लैपटॉप्स फॉर योर कंपनी, आपने अपनी कंपनी के लिए 10 लैपटॉप खरीदे थे, लेकिन वो डिलीवर अभी तक नहीं हुए। आपको मैनेजर को लिखना है डेल के, तो आपने क्या किया, द मैनेजर डेल, ठीक है। न्यू दिल्ली डाल दो, नासिक डाल दो, मुंबई डाल दो, न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, ओके। तो न्यू दिल्ली डाल दिया हमने। टू डिलीवर द लैपटॉप्स इन टाइम और एल्स द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड। तो ये एक तरह से क्या हुआ, कंप्लेंट लेटर हुआ। वैसे आपको समझने की, जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि कंप्लेंट है, इंक्वायरी है, क्या है। जिस तरह का लेटर है उस तरह का आपने बात करनी है। सब्जेक्ट क्रिएट करोगे, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इसे, आप कहेंगे डिले इन डिलीवरी ऑफ लैपटॉप्स। ये आपकी सब्जेक्ट लाइन आ गई। सब्जेक्ट लाइन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज़ द लेटर गोइंग टू बी ऑल अबाउट। इसमें मैंने पूरा लेटर नहीं लिखा है गाइज। डियर सर आपने लिख दिया, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट डिले इन डिलीवरी ऑफ लैपटॉप्स, आपने पर्पज़ लिख दिया, राइट। अब यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर में आप थोड़ा इलाबोरेट करोगे। यू हैड ऑर्डर की जगह मैंने लिख दिया आई हैड ऑर्डर 10 लैपटॉप्स ऑन, मैं डेट लिख दूंगी 7 सितंबर से पहले की। लेट से मैंने लिख दी 15 अगस्त या 16 अगस्त मैंने डेट लिख दी। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव द ऑर्डर बाय 31 अगस्त, बट इट हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड स्टिल नाउ and it is affecting our company, our business a lot. If the laptops are not delivered in time, the order will be cancelled. ठीक है, आपने ये सारी की सारी बातें अपने बॉडी पैराग्राफ में लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट पैराग्राफ, आई अर्ज यू या आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड द लैपटॉप्स एज सून एज पॉसिबल एल्स दैट ऑर्डर्स विल बी कैंसल्ड, ठीक है। योर्स सिंसियरली आपने अपना नाम दे दिया श्रीधर। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट और 3 नंबर आपके बिल्कुल श्योर शॉट आ सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छे से क्लियरली याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेमोरेंडम का। जैसा कि मैंने आपसे कहा ये 2 मार्क्स का होता है और ये जम्बल्ड अप होता है, तो आपको सिर्फ इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना होता है। दोबारा आपको पूरा मेमो ऐसे ही उतारना होता है और इसमें आपको सही सीक्वेंस लगाना होता है और ये बहुत आसान है स्कोर करना। अगर आप नोटिस और मेमो में चॉइस करेंगे तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको करेक्ट ऑर्डर लगा के इसको लिखना है। दोबारा फॉर्मेट देखिए, टू फ्रॉम सब्जेक्ट, मैंने आपको किसी पेपर सॉल्विंग में भी बताया था, इसको हमेशा याद रखो। टू फ्रॉम सब्जेक्ट, TFS को याद रखो। फिर आपने अपने जो भी बातें हैं एक इंट्रो का सेंटेंस बनाओगे और फिर अपनी जो भी बातें उनको पॉइंट वाइज लिखोगे, ठीक है। ध्यान देना है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो ऑल्सो शब्द आएगा। जो ऑल्सो वाला अगर पॉइंट नंबर 1 है तो आप उसको पॉइंट नंबर 2 पे कर दोगे, जो पॉइंट नंबर 1 है उसको 2 पर कर दोगे। मोस्टली यही होता है। ध्यान से रीड करना है, बहुत केयरफुली रीड करना है। हो सकता है इसके अलावा भी कोई और इशू हो, टू फ्रॉम सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो वो भी आपको इंटरचेंज करना होगा। आइए मेमोरेंडम का भी एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, given below is a jumbled up memo, please put the sentences in the right order and rewrite the memo. rewrite मतलब आपको दोबारा लिखना है। from पहले लिखा हुआ है, subject बाद में to, तो आप to ऊपर ले जाओगे, to the head clerk, from the general manager Parle company, subject maintain registered, ठीक है। अब हम इसको बहुत carefully पढ़ेंगे। On the subject stated above, it has been observed that the employees are writing the wrong time of their arrival एंड डिपार्चर। तो यहाँ पर बात की गई है
कि एम्प्लॉयज़ रॉन्ग टाइम ऑफ अपने आने का और जाने का रॉन्ग टाइम डाल रहे हैं। दूसरी बात कही गई है कि एम्प्लॉयज़ आर नॉट साइनिंग द अटेंडेंस रजिस्टर ऑन देयर अराइवल एंड डिपार्चर। तो इसलिए कुछ एम्प्लॉयज़ की बात है कि साइन ही नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर गलत साइन कर रहे हैं। तो पहली बात क्या होनी चाहिए कि साइन ही नहीं कर रहे, और फिर दूसरी बात होनी चाहिए कि कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसको अनजम्बल करके इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे। नेक्स्ट बात क्या है, एवरी एम्प्लॉय मस्ट राइट टाइम ऑफ देयर अराइवल, ऑल्सो बी ऑन ड्यूटी। कि अब यहाँ पर ऑल्सो वाला सेकंड पर है तो इसको अनजम्बल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर ही होनी चाहिए, यहाँ पर ही चलेगी। सिर्फ आपने दो चीज़ें ठीक करी और आपका जम्बल्ड आप मेमो ठीक हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अब अगर आप मेमो नहीं करना चाहते तो आपके लिए नोटिस आ रहा है, लेट्स टेक अ लुक। नोटिस लाइक आई सेड चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब मेमोरेंडम के अगेंस्ट में चॉइस आती है, आप ये करो या ये करो। ये भी 2 नंबर का है। फॉर्मेट, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये मिडल में जाएगा, डेट इधर ही रहेगी, नोटिस मिडल में जाएगा। इसमें आपने सारी डिटेल्स इंक्लूड करनी है, 3rd पर्सन में लिखना है, यानी आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे। और फाइनली आप लास्ट में लिखेंगे अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन। आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। यू आर सेक्रेटरी ऑफ A&M अपार्टमेंट्स नागपुर। तो सबसे पहले आपने A&M अपार्टमेंट्स नागपुर लिख दिया, राइट अ नोटिस, उसके नीचे नोटिस लिख दिया, उसके बाद डेट लिख दी, जो भी डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस है आपने 9 सितंबर, कॉमा लगा दिया 2024। अब इसकी भी एक हेडिंग होती है, इन्फॉर्मिंग, अब बहुत छोटा सा लिखना है, इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स टू अटेंड द जनरल बॉडी मीटिंग। आप सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करनी है, तो आपने हेडिंग डाल दी जनरल बॉडी मीटिंग। अब आप इन्फॉर्म कर रहे हैं तो आप कहेंगे ऑल द मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। ठीक है, दैट देयर इज़ अ जनरल बॉडी मीटिंग ऑन 15th ऑफ सितंबर। इस डेट के बाद आनी चाहिए आपकी मीटिंग डेट, 15th ऑफ सितंबर 2024, टू डिस्कस, क्या डिस्कस करना है, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज़। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज़ इंक्लूड डिटेल्स लाइक डेट, टाइम, वेन्यू। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर टाइम नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पर 10 AM लिख दो या 12 नून लिख दो, कोई भी टाइम लिखना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने डेट, टाइम और वेन्यू बोला है। वेन्यू मैंने लिख दिया था इन द सेमिनार रूम ऑफ A&M अपार्टमेंट्स, अटेंडेंस ऑफ ऑल मेंबर्स इज़ मैंडेटरी, साइन एज नीतू और नागेश। तो आपने अपना नाम लिख दिया नागेश, और आप सेक्रेटरी हैं तो अपनी पोस्ट लिख दी सेक्रेटरी। तो ये क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अगर आप कंपेयर करोगे इसे मेमोरेंडम से तो डेफिनेटली मेमो ज़्यादा इजी है, बिकॉज उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अरेंज करना है। ठीक है, इसमें आपको पूरा प्रोड्यूस करना है आंसर, एंड फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, बट इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, आपने कौन सा करना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है रिपोर्ट राइटिंग। सो रिपोर्ट राइटिंग इज गोइंग टू बी फॉर 5 मार्क्स। अब रिपोर्ट राइटिंग फ्रेंड्स 2 तरह की होती है। एक तो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपती है, जो कि आप 10th क्लास NIOS में करते थे, और ये बहुत जगह भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट नहीं आती, यहाँ पर ऑफिस बेस्ड रिपोर्ट आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर टूर रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो टूर रिपोर्ट का मैं आपके साथ फॉर्मेट और एक क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, इसे 3rd पर्सन में लिखना है, पैसिव वॉइस में लिखना है। आप फर्स्ट सेंटेंस लिख सकते हो 1st पर्सन में कि आई वॉज डायरेक्टेड टू विजिट दिस ऑफिस एंड आई विजिटेड द सेम ऑन सो एंड सो डेट एंड आई अराइव्ड एट सो एंड सो टाइम। बस इतना ही 1st पर्सन में आएगा, बाकी पूरी की पूरी रिपोर्ट 3rd पर्सन में आएगी। और आपको कोशिश करनी है कि पैसिव वॉइस में अपनी रिपोर्ट लिखें। देन कम्स द फॉर्मेट। फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, टू किसको लिख रहे हैं, फ्रॉम सब्जेक्ट। तो जो मेमो का फॉर्मेट था वो ही रिपोर्ट का फॉर्मेट है। टू फ्रॉम सब्जेक्ट, इंट्रो पैरा, इन्वेंट मतलब क्रिएट करो रेलेवेंट डिटेल्स। बेहतर होगा कि आप पॉइंट वाइज लिखें, एंड एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख दें, और लास्ट में अपना SD करके जो भी आपका नाम है वो लिख दें। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट अ क्वेश्चन। यू हैड मेड अ विजिट टू जेनी रेजिडेंसी। आप जेनी रेजिडेंसी गए थे पुणे में। राइट अ रिपोर्ट ऑन द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द कैंपस। आप
वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में एक रिपोर्ट लिखें, जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल कैसा था, ओपन लॉन कैसा था, स्टे रूम्स कैसे थे, बिग एंड सफिशिएंट थे, क्लीन एनवायरनमेंट अवे फ्रॉम द सिटी। राइट द रिपोर्ट टू द जनरल मैनेजर P&G मुंबई। 120 to 150 वर्ड्स और 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो आपने लिखा टू जनरल मैनेजर P&G मुंबई, ठीक है। फ्रॉम, यहाँ पर लिखा नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, तो आप लिख सकते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव जेनी, आप जेनी रेजिडेंसी के नहीं, सीनियर एग्जीक्यूटिव लिख दिया आपने, ठीक है। सब्जेक्ट को आप हाईलाइट कर सकते हो, विजिट टू जेनी रेजिडेंसी पुणे, आप जेनी रेजिडेंसी गए थे पुणे की। अब एज पर द इंस्ट्रक्शंस आई विजिटेड द जेनी रेजिडेंसी ऑन सो एंड सो डेट, आप डेट लिख देंगे, एंड अराइव्ड ऑन सो एंड सो डेट। माई रिपोर्ट इज एज फॉलोज, तो एकदम क्लियर कट है, NIOS से ही मैंने कॉपी किया है, ठीक है। ओके, फैसिलिटीज़, आपकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल अच्छा है, बुरा है, ओपन लॉन कैसा है, पानी की कैसी फैसिलिटी है, स्टे रूम्स कैसे हैं, बिग एंड सफिशिएंट हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, क्लीन है, अवे फ्रॉम द सिटी हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चन में से ही निकल कर आ जाएंगे। फिर आप लिखेंगे रिकमेंडेशन, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द स्टे रूम, the Jenny residency is fit for our staff and it will be a good move. Yeah, it is not fit for the staff members and it is recommended that some other residency should be researched. And last में आपने SD करके अपना नाम दे दिया। वैसे इसमें चॉइस आती है, आप चाहें तो ये कर सकते हैं या फिर दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्टली या तो आर्टिकल होता है या फिर पैराग्राफ होता है। आर्टिकल या पैराग्राफ का ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मेट है, ठीक है। ये 5 नंबर का होता है, चॉइस बेस्ड होता है। फॉर्मेट क्या है, हेडिंग लगानी है आपने, कैची हेडिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव हेडिंग होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, और रेलेवेंट, मतलब जिस टॉपिक के बारे में है उसी से रेलेवेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ और आपने हेडिंग डाल दी। आर्टिकल को आपने 3 मेन पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। आप चाहें तो बॉडी पैराग्राफ को स्प्लिट कर सकते हैं 2 और पैराग्राफ्स में। इसकी वर्ड लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है, रिपोर्ट से 150 to 200 वर्ड्स होती है। इंट्रो पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, आप एक कोट लिख सकते हैं, किसी का कथन लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, अगर आपको याद है तो, ठीक है। इट हैज़ टू बी पुट इन इन्वर्टेड कॉमास, या फिर कोई कैची लाइन लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमास मत लिखिए और किसी का नाम भी मत कोट कीजिए और कैची लाइन बना के लिख दीजिए। इसी के साथ साथ इंट्रो पैरा में आप अपने पूरे टॉपिक के बारे में एक मेन आइडिया बता देंगे कि आप क्या करने वाले हैं, इस पूरे आर्टिकल में आप क्या लिखने वाले हैं। फिर आते हैं बॉडी पैराग्राफ पर। तो आपके लेट से 2 मेन पॉइंट्स हैं, तो आप 2 मेन पॉइंट्स के लिए 2 मेन पैराग्राफ्स बना दें। पहले पॉइंट करें स्टेट, उसको एक्सप्लेन करें ब्रीफली और एक एग्जाम्पल दे दें, ताकि आपका पैराग्राफ एक डिसेंट लेंथ का हो जाए। अगेन सेम सेकंड पॉइंट के लिए भी सेम प्रक्रिया करनी है, पहले मेन पॉइंट बता दो, उसे एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में, एक एग्जाम्पल दे दो या किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बता दो या स्टैटिस्टिक्स बता दो या कोई और डेटा बता दो, कोई और चीज़, लोगों का ओपिनियन बता दो, ताकि आपका जो एस्से है, आपका जो आर्टिकल है वो वैलिडेट हो जाए, यानी कि वो एविडेंस आ जाए उसमें कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी बात ऐसे ही हवा में तो नहीं है। वैसे आप अपना ओपिनियन भी इसमें लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका ओपिनियन प्रॉपरली बैक्ड हो एविडेंस से। एंड बॉडी पैराग्राफ्स लिखने के बाद आप कंक्लूजन पैराग्राफ लिखेंगे, जो कि एक ब्रीफ समरी होगी पूरे के पूरे आइडिया की, पूरे के पूरे आर्टिकल की, जो भी चीज़ें आपने अब तक डिस्कस करी हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं आर्टिकल का। क्वेश्चन है ये, स्पोर्ट्स ऑक्यूपाई अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड नेशन। स्पोर्ट्स एक प्रोमिनेंट, एक इम्पॉर्टेंट स्थान लेते हैं एक व्यक्ति और एक देश के जीवन में, लेकिन बट नो वन अंडरस्टैंड्स दिस, लेकिन कोई इसे समझता नहीं है। हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स को हाईलाइट करते हुए एक आर्टिकल लिखिए ऑन द टॉपिक। आपको टॉपिक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, तो टॉपिक ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर द लोकल डेली, मतलब एक आर्टिकल आप छपवा रहे हैं एक लोकल डेली में, बेसिकली आपको आय करके नहीं लिखना है, 3rd पर्सन में ही लिखना है, ठीक है। वर्ड लिमिट है 150 to 200 वर्ड्स। तो आपने हेडिंग डाल दी स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, जैसे कि इन्होंने कहा था। अच्छा,
अब यहाँ पर आता है इंट्रो पैरा। इट हैज़ बीन राइटली सेड दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। हमने एक कथन ले लिया कहीं से और हमने इसको यहाँ पर कॉपी कर दिया कि ये सही कहा गया है कि अगर सिर्फ काम करोगे, खेलोगे नहीं तो डल बन जाओगे। इट ट्रूली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। हमने मेन मुद्दे पर आ गए कि हम हाईलाइट कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। और फिर या आप ये कह सकते हो कि स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन एज वेल एज अ नेशन। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में लिखूं ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। सारा का सारा इंट्रो मैंने क्वेश्चन से ही लिया है। अब मैंने देखिए दो नहीं 3 बॉडी पैराग्राफ्स फॉर्म कर दिए हैं। मैं पहले बॉडी पैराग्राफ में मैंने बताया कि व्यक्ति की लाइफ में स्पोर्ट्स का क्या रोल है। तो मेंटल और फिज़िकल फिटनेस को बढ़ाता है, लोग वैल्यूज़ सीखते हैं जैसे टीम स्पिरिट, कोलैबोरेशन, ग्रोथ, नेम एंड फेम अचीव करते हैं। या आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पैराग्राफ में मैंने इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन अ नेशन में कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो नेम आता है, रेप्यूटेशन आती है, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो जीतते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, दे ब्रिंग लॉरेल्स टू द कंट्री, मतलब बेसिकली देश का नाम ऊंचा करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये भी बोला नो वन अंडरस्टैंड दिस। इस पॉइंट को भी मुझे यहाँ पर हाईलाइट करना पड़ेगा, बट नो वन अंडरस्टैंड दिस। लोग स्पोर्ट्स की वैल्यू को रियलाइज़ नहीं करते और उसको अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। तो जब ये करते हैं तो नेचुरली लोगों के साथ दिक्कत होती है, उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं और कभी कभी स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन भी हो जाता है तो वो भी मिस हो जाता है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन इसको 1 या 2 या मे बी 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करके छोड़ देंगे। तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स को एक एक करके देख लिया। तो आपको ऐसे ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। 3 बातें बोली तो तीनों बातों के लिए अलग अलग पैराग्राफ बना दिया। और फाइनली हमारा आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। दस या टू समराइज, टू कंक्लूड, इट कैन बी सेड दैट, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट स्पोर्ट्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन आवर लाइफ बोथ एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंट्री। अब यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा पैराफ्रेज कर दिया। पर्सन को मैंने इंडिविजुअल कह दिया और नेशन को मैंने कंट्री कह दिया। हाउएवर, बट की जगह हाउएवर कह दिया। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, सो इट इज़ रिकमेंडेड, ऐसा रिकमेंड किया जाता है दैट पीपल शुड कंसिडर द स्पोर्ट्स एज टू हैव अ प्रोमिनेंट प्लेस इन आवर लाइफ। तो मैंने कुछ क्वेश्चन में से भी कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर का आर्टिकल हो गया है। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, ये क्लास, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी पैसिव वॉइस पर आएगी, बिकॉज लाइक आई सेड उसका कंटेंट रेडी है, बट क्योंकि ये थोड़ा अर्जेंट मुझे लगा और ये थोड़ा नया भी था, सो आई थॉट इट विल बी अ गुड हेल्प फॉर यू एंड फॉर अदर्स, ताकि जो भी आगे NIOS का इंग्लिश का पेपर देंगे क्लास 12th का। So all the best and take care, stay safe. Thank you so much for watching. Bye bye.